बस ऐसे ही है। ओ, ये ठीक है। अच्छा जी, आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है इनपुट नॉर्मलाइजेशन का आइडिया क्या है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है वेट इनिशियलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। देखें, जो हमने न्यूटन नेटवर्क का पहला पार्ट डिस्कस किया बिफोर मिड एग्ज़ाम, उसके अंदर बेसिकली हमने वेट्स को इनिशियलाइज़ किया था, वेट इनिशियलाइजेशन की बात की थी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन केस के अंदर, उस एल्गोरिथम के अंदर हमने कहा था जो वेट्स हैं उनको इनिशियलाइज होना चाहिए ज़ीरो वैल्यू के साथ। जब हमने न्यूरल नेटवर्क की बात की तो वहाँ पे हमने कहा जो वेट्स हैं ना उनको आपको इनिशियलाइज करना चाहिए ज़ीरो वैल्यू से नहीं करना, ठीक है, इससे रैंडम वैल्यू के साथ, और वो डिफरेंट वैल्यूज़ हों। मतलब ज़ीरो से इनिशियलाइज करेंगे तो एक इशू आएगा जिसकी बात हमने की थी। वो इशू क्या था, बता सकते हो उस इशू का नाम? आउटपुट के अंदर ज़ीरो से इनिशियलाइज किया तो आउटपुट एक जैसे, एक्टिवेशन एक जैसी आई, और यानी कि क्या मतलब। और इसी तरह से जो बैकवर्ड पास के अंदर जो वेट्स हैं वो एक तरह के अपडेट होंगे, मतलब सिमेट्री की प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने कहा तो कि आप ना रैंडम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करें वेट्स को। और रैंडम वैल्यू भी हमने कहा था क्या, मतलब इस तरह का कुछ हमने किया था कि कोई लेयर है, लेयर फॉर एग्जांपल W1, इसके वेट्स को इनिशियलाइज करना है तो आपने लिखा np डॉट रैंडम डॉट रैंड n, और जो भी इसकी डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल 2x2 है, ये करें, और साथ इसको छोटी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कोई एक नंबर ले लिया था 0.1 फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो इससे इनिशियलाइज किया। तो आज हम डिस्कशन के अंदर बात करेंगे कि छोटी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना, उसके साथ भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप बहुत छोटी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करें तो उसके साथ भी प्रॉब्लम आती है। अगर ये रैंडम इनिशियलाइज तो कर रहे हैं आप, सिमेट्रिक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़ी वैल्यू के साथ करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो दो प्रॉब्लम है। यानी कि वेट्स को पहली बात समझ आएगी, जीरो से इनिशियलाइज करना सिमेट्रिक प्रॉब्लम आ गई न्यूरल नेटवर्क के अंदर। अगर मैं बहुत छोटी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करता हूँ तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम का क्या नाम है यानी कि अभी ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी ना अभी, यानी कि यहाँ पे ये जो हमने किया 0.01, यानी कि W1 इज इक्वल टू, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी। अब हम देखेंगे कि अगर मैं छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज करता हूँ बहुत छोटी वैल्यू के साथ तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है पहली प्रॉब्लम थी ज़ीरो के साथ, ज़ीरो इनिशियलाइजेशन के साथ, जिसका नाम था सिमेट्रिक प्रॉब्लम। अच्छा, अगर मैं छोटी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू के साथ, बहुत स्मॉल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करता हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, उस प्रॉब्लम का नाम है देखिए जी, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। कि आपके जो ग्रेडियंट्स हैं वो बहुत ही छोटे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ज़ीरो। जब वेट्स ही मेरे बहुत छोटे हो जाएंगे, मेरा अगर डीप न्यूरल नेटवर्क है, जो अभी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और अगर आपका न्यूरल नेटवर्क डीप है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक न्यूरल नेटवर्क है जिसकी इंशाल्लाह हम डिटेल से बात भी करेंगे उसके आर्किटेक्चर की, जिसका नाम है रेजोनेंट, जिसकी जो लेयर्स है ना वो 150 से ज़्यादा हैं। तो अगर उसके अंदर आपने उसके वेट्स को, उसकी लेयर के अंदर जो वेट्स हैं उसको इनिशियलाइज किया छोटी वैल्यू के साथ, तो क्या मसला आएगा, वैनिशिंग ग्रेडियंट। कि जो आप देखें, ये हम फॉर इंस्टेंस हम यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को ना फॉर वेट अपडेशन। आपने लिखा W, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है, W इज इक्वल टू W माइनस अल्फा BW, ठीक है, किसी लेयर के लिए ना। अब अगर मेरा ये वेट्स किसी लेयर के लिए भी, अगर ये ग्रेडियंट्स ही DW, अगर ये ही ज़ीरो आ जाते हैं तो ऑपरेशन क्या होनी है, ये कुछ भी नहीं। इसका मतलब है लर्निंग ना होने के बराबर।
ठीक है, तो ये है, इस प्रॉब्लम कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट। अच्छा, इसका बरक्स भी है कि अगर आप लार्ज वैल्यू के साथ वेट्स को इनिशियलाइज करते हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। इसको क्या कहते हैं, ठीक, लार्ज वैल्यू उसे कहते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। क्या मतलब, जो ग्रेडियंट्स है ना ये बहुत ही बड़े, ये वैल्यू जो है ये बहुत ही बड़ी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आपकी ग्रेडियंट्स की वैल्यू बहुत बड़ी, देखें ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है जिसकी कास्ट हम जिसके ऑप्टिमल पॉइंट पे फॉर इंस्टेंस हम पहुंचना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू ही बहुत बड़ी आ गई तो ये इस तरह का ग्राफ देखा ना आपने पहले, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जे एंड डब्ल्यू। अगर डी डब्ल्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, अगर ये नंबर ही बहुत बड़ा आता है तो एकदम से बजाय कि आप इस वाले पॉइंट पे आए, बजाय कि आप कन्वर्ज हों, यहाँ पे थे आपकी डब्ल्यू की वैल्यू, यहाँ पे आपने स्लोप फाइंड किया, ग्रेडियंट कंप्यूट किया, अगर इसका नंबर बहुत बड़ा आ गया तो बजाय कि आप इसके करीब आए, आप हो सकता है इसके दूर चले जाएं। यहाँ से इस जगह से डब्ल्यू की वैल्यू ये थी, आप इस जगह पे पहुंचना चाहे, दैट इज ऑप्टिमल वैल्यू, आप यहाँ से शायद यहाँ पे कहीं आ जाए, क्योंकि डी डब्ल्यू ये वैल्यू ही बहुत बड़ी आई है। इसका मतलब है आपने इस नंबर से बहुत बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, तो आप यहाँ से यहाँ आ गए। तो बजाय कि कन्वर्ज करें, आपने क्या कर लिया, डाइवर्ज कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स, कि आपने डब्ल्यू की वैल्यू बड़ी रखी। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, चौथी बात, सोल्यूशन क्या है, यानी कि वेट फिर कैसे इनिशियलाइज करना चाहिए। तो उसके इनिशियलाइजेशन की डिफरेंट स्कीम्स हैं। फॉर इंस्टेंस tan h अगर हमने एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है अपनी हर लेयर के ऊपर, तो उसके लिए जो आप इनिशियलाइजेशन यूज़ करें ना, उसका नाम पता क्या है, उसे कहते हैं ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सोल्यूशन, ये मैं अब सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि वेट इनिशियलाइजेशन ये सारे तरीकाकार से नहीं करना आपने, किस वाले तरीकाकार से करना है, ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन। अगर tan h है तो tan h है तो ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन, और अगर आपके हिडन लेयर की हर लेयर पे ऊपर, ठीक है, अगर हर हिडन लेयर के ऊपर अगर आपने रिलू फंक्शन को यूज़ किया ना, तो आप यूज़ करें एक्टिवेशन इनिशियलाइजेशन का तरीकाकार, जिसका नाम क्या है, ही इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये ही इनिशियलाइजेशन क्या है, इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा। जो मैं डॉक्यूमेंट शेयर किया था ना, उसके अंदर ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन के बारे में डिटेल से लिखा हुआ था। इंशाल्लाह वो क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें विजुअली दिखाने वाली भी थी, तो उसको मैं बताता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये बातें तो सारी होगी इनिशियलाइजेशन के बारे में। अच्छा, अब इनपुट नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी बात हम करें इस हवाले से कि हमें जो, ये तो वेट्स के कॉन्टेक्स्ट में थे, अब हम इनपुट जो हमारा डाटा है, ट्रेनिंग डाटा है या हमारा जो वैलिडेशन डाटा है, उसको हमें नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, दो बातें की करनी है आज हमने, एक इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में, दूसरा वेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। और अभी हम बातें क्या कर रहे हैं, बेसिकली अभी तक हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने, लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने बात की है रेगुलराइजेशन की, किस तरह से डिफरेंट रेगुलराइजेशन की स्कीम्स को यूज़ करके हम जो अपने नेटवर्क के अंदर ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को या अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने लास्टली डिस्कस किया था। तो आज हम एक और एस्पेक्ट देख रहे हैं कि किस तरह से हम न्यूरल नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है उससे बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम 2 एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, एक इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में क्या कि हमें इनपुट्स को हमेशा नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। अगर नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो क्या इशू आएगा, थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हमें वेट्स को इनिशियलाइज कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो उस हवाले से ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन क्या है या ही इनिशियलाइजेशन क्या है, उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा हम थोड़ी सी डिस्कशन, शायद ये टॉपिक आपने पहले देखा हो, अगर नहीं देखा तो फिर कोई बात नहीं, हम इसे डिस्कस करें। फॉर इंस्टेंस ये देखें, मेरे पास ना मैं डिस्कशन को आसान करने के लिए ना न्यूरल नेटवर्क से पहले चला किसी और एल्गोरिथम की बात करूँ। फॉर इंस्टेंस मैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की बात कर लेता हूँ। ठीक है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन हमारा एल्गोरिथम है, जिसके अंदर हमें इनपुट फॉर इंस्टेंस घर का एरिया
इनपुट है, घर की एज इनपुट है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ फ्लोर्स कितने हैं, ये वाला फीचर जो है इनपुट है, ये डिफरेंट फीचर उसके इनपुट हैं। तो इन फीचर की बुनियाद पे हम ये प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। ठीक है जी। अच्छा, आसानी के लिए ना मैं अभी जस्ट 2 फीचर की बात कर लेता हूँ। एक फीचर है जो एरिया बताता है, घर का कितना एरिया है, और दूसरा फीचर जो है ऐसे समझ लें कि नंबर ऑफ़ बेडरूम्स है फॉर इंस्टेंस। तो इन 2 फीचर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँगा हमें इनपुट नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, बड़ी प्लीज़ आप तवज्जो से बात सुनिए। देखिए फॉर इंस्टेंस मेरे पास 2 फीचर है, x1 और x2। x1 है एरिया या साइज ऑफ हाउस, जो बेसिकली फीट स्क्वायर के अंदर है, और दूसरा ये मेरा जो फीचर है ये बता रहा है कि नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने। ठीक है। अच्छा, इसकी रेंज क्या हो सकती है? एरिया है फॉर इंस्टेंस, मैं समझता हूँ ऐसे किसी एक कॉलोनी के हवाले से हम फॉर इंस्टेंस बात करें तो वहाँ एरिया जो रेंज है ना वो है 300 फीट स्क्वायर से लेके 2000 फीट स्क्वायर, ये रेंज है। इनके डिफरेंट घरों का डाटा है, तो घर इस साइज़ के हैं, इस रेंज के अंदर फॉल करते हैं। कुछ ट्रेनिंग एग्जाम्पल है उनके अंदर 300 है, किसके अंदर 5 के अंदर, किसी के अंदर 2000 सो ऑन। अच्छा, इसी तरह से जो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स है ना उनके अंदर वो भी वेरिएशन है, वो 1 से फॉर इंस्टेंस वो क्या है 5। ठीक है। अच्छा, यहाँ की पे क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? शाबाश, दोनों फीचर को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या चीज़ नज़र आ रही है? वेरिएशन कहाँ ज़्यादा है? रेंज ऑफ वैल्यू किसके अंदर ज़्यादा है? इसके अंदर जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं वो क्या है? वो लार्ज हैं, और इसके अंदर रेंज ऑफ वैल्यूज़ इसके रिलेटिव के, इसके कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है? स्मॉल। सिर्फ 5 नंबर का डाटा, यहाँ पे 300 से लेके 5, बहुत सारा। यानी क्या मतलब, x1 के अंदर जो वेरिएशन ऑफ डाटा है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू x2। ठीक है। अच्छा, अब मैं चूंकि लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ बेसिकली हमने किसी पोलिनोमियल को, लीनियर पोलिनोमियल को फिट करना होता है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ आपने ये वाला मॉडल है, जस्ट लाइक जैसे न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमने एक मॉडल बनाया, नंबर ऑफ लेयर्स ऐड की, तो वो हमारा एक फंक्शन होता है बेसिकली जिससे हम लर्न कर रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन के अंदर वो फंक्शन क्या है कि मैं कहता हूँ x1 w1 x1 प्लस w, 2 फीचर हैं सिर्फ x2 और प्लस b। ये मॉडल है, उसे हम फिट करना चाह रहे हैं। ठीक है। और अभी ना मैं फॉर समझाने के पॉइंट से जस्ट मैं कुछ एग्जांपल एक ले लेता हूँ कि आपको ना गिवन है कि x जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसके अंदर गिवन है x की 1 की वैल्यू क्या है, वो है 2000 फॉर इंस्टेंस। x2 की वैल्यू है, जिस एक ट्रेनिंग एग्जांपल की हम बात कर लेंगे उस जिस पे हम ये हाइपोथेसिस फिट करने लगे हैं, x2 की वैल्यू है 5। ये मेरा इनपुट डाटा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल है y, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो है 500। यानी कि ये हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, तो y समझ लें कि ये बताया कि $500,000 इतनी प्राइस है उसकी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब आपने मॉडल को ना, यानी कि ये इंफॉर्मेशन लेके ना इस मॉडल को आपने ट्रेन किया। ठीक है। और फॉर इंस्टेंस जो वेट आपने लर्न किए ना वो ये थे, मैं वो भी चलें आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल w मैं कहता हूँ वो है वैल्यू 50, w2 की जो वैल्यू है ना वो है, जो लर्न की वो है 1, और b की वैल्यू जो है ना वो है 50। ठीक है। तो शाबाश, मुझे ये बता सकते हैं fx की वैल्यू क्या होगी या y हैट की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हैं? जी, जस्ट पुट करें ये वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आपको दी हैं जस्ट पुट करें इसके अंदर, ये जो वैल्यू दी हैं जस्ट पुट करें। जी शाबाश, क्या आंसर आएगा? जी, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया बताएं ना जी। $2000 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई तो 2000 जी, प्लस
जी 5 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 50। जी क्या आंसर आ गया जी? 10,055 ऐसे कुछ। ठीक है, ठीक हो गया जी, ऐसे कुछ। चलें, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ गई। चलें जी, बात सुन, ये हमारी वैल्यू क्या हुई, मतलब एक बड़ा नंबर जो है वो हमने प्रेडिक्ट किया। अब अगर इस प्रिडिक्शन को जरा कंपेयर करें किसके साथ, इस ग्राउंड ट्रूथ के साथ, क्या ख्याल है, क्या नजर आ रहा है? बहुत फर्क है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एरर आया, मीन स्क्वायर एरर। अगर हमने लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है तो हमने मीन स्क्वायर एरर को एज अ कॉस्ट फंक्शन यूज किया होगा, तो एरर बहुत बड़ा आ गया, इसका मॉडल सही तरह से फिट नहीं हुआ, बड़ी तवज्जो से प्लीज। अब मैं ना वैल्यू को उल्ट करने लगा हूं। मैंने ना देखें जरा यहां पे किया क्या है हमने, ये जो हमारा फीचर 1 था जिसकी रेंज ऑफ वैल्यूज ज्यादा थी, बड़ी थी, एज कंपेयर टू दूसरा फीचर जिसके अंदर रेंज ऑफ वैल्यूज छोटी थी, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने जो कोएफिशिएंट यूज किया या जो वेट्स की वैल्यू ली ना, वो मैंने एक बड़ा नंबर लिया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेट की वैल्यू मैंने ली वो क्या है, एक छोटा नंबर जो कि क्या है 1। ऐसे किया ना जी हमने, तो ऐसा करने से एरर बहुत बड़ा आया, एक बड़ा नंबर आ गया। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, उल्ट करने लगा हूं। ऐसा करता हूं, जो मेरा बड़ा वेरिएबल जिसकी वैल्यू बड़ी है या रेंज ऑफ वैल्यू बड़ी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट है ना वो मैं छोटा लेता हूं, और जो मेरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू छोटी रेंज के अंदर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट है या जो वेट है उसकी वैल्यू मैं बड़ी लेता हूं। तो आप जरा कंप्यूट करें, शाबाश जी। यहां पे क्या आ जाना है 1, यहां पे क्या आ जाना है 50 जी। अब कंप्यूट करें जी, शाबाश, क्या आंसर आ गया? आप देखें कि इसका आंसर क्या आता है। सॉरी मैंने कुछ जस्ट अ मिनट, आई थिंक मैंने ना एक, अगर मैं इसकी वैल्यू सॉरी जस्ट अ मिनट, एक मिनट जरा ठहरिएगा, मैं फीचर को चेंज करता हूँ, ये 0 से कर लेते हैं, ये वैल्यू जी ये 0.5 करते हैं, 0.5 ठीक है। तो फिर वैल्यू क्या आएगी जी, 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी ये वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 500, यानी कि छोटा नंबर आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है जी, क्या आएगा बता दें शाबाश। वेट्स की वैल्यू जस्ट मेरा ख्याल है 50, पहले हमने क्या रखा था 50 मल्टीप्लाई बाय 2000 और 1 मल्टीप्लाई बाय 5.5 और प्लस 50, और अगर मैं इसको उल्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे 1 जी, क्या क्या आंसर आया जी? जी क्या आया 275 फॉर इंस्टेंस जी। अब एरर कैसा आया, पहले एक बहुत बड़ा नंबर आया, अब कैसा आया एक छोटा नंबर, यानी कि इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो अब लॉस क्या आएगा, एक्चुअली वैल्यू मुझे यहाँ ना वेट्स मेरे तो इसको ना दोबारा से कर लेते हैं, मैं जस्ट वेट्स की वैल्यू को, सॉरी W2 चलें दोबारा से देखें, W ये हाँ इसको कर लेते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 0.1, ठीक है। चलिए जी, अब कंपटीशन करें, ठीक है जी, अब कंपटीशन करें, और ये वैल्यू 5 ही रहने दें जी। अब क्या आएगा, ये वैल्यू 5 ही रहने दें जी। अब क्या आंसर आया जी,
x2 5 ही है जी। अब क्या आंसर आया? 500। ठीक है। और अगर मैं जो पहले कैलकुलेशन उसके अंदर रिवर्स कर दूं, अगर ये अभी किया हमने, अगर मैं उल्ट कर दूं, क्या मतलब, इस नंबर को मैं 2 कर दूं, इसको मैं 1 कर दूं, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ये जो बड़ा वेरिएबल है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी रेंज ऑफ वैल्यू बड़ी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं कोएफिशिएंट भी बड़ा ले लेता हूं तो जो एरर है मेरा बड़ा आता है। लेकिन अगर मेरा वेरिएबल जिसकी रेंज ऑफ वैल्यू बड़ी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट अगर मैं छोटा लेता हूं तो जो मेरा एरर है वो बहुत थोड़ा आता है। जैसे यहां पे इस वाले केस के अंदर क्या आ रहा है? एरर क्या आ रहा है? 0। ठीक है। तो इससे एक चीज हमने लर्न कर ली। वो लर्न क्या की है? क्या लर्न की जी? बहुत छोटा। अब मैं जरा जी, जो आपने यहां पे लर्न किया है कि लर्न ये किया है कि इस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि बड़ा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट छोटे होने चाहिए, और जो वेरिएबल छोटा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट है या वेट्स हैं वो बड़े होने चाहिए। अब देखिए जरा, अब मैं ना इसका अगर लॉस फंक्शन ड्रॉ करूं, बड़ी तवज्जो से इस बात को देखना है आपने। ये मेरी कॉस्ट है और ये मेरा W1 है फॉर इंस्टेंस। इसकी रेंज जी क्या होनी चाहिए? छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही है, मैं इसकी कोई रेंज फिक्स कर लेता हूं, छोटी वैल्यू। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं जी इसकी वैल्यू है 0 से लेके ना मैं 1 तक रख लेता हूं। ठीक है, जैसे हमने देखा इसकी वैल्यू छोटी हमने ली है। और अगर मैं इसका कॉस्ट फंक्शन को ड्रॉ करता हूं, हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है इस वाले केस के अंदर कौन सा है? मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर फंक्शन। अगर मीन स्क्वायर एरर फंक्शन को मैं प्लॉट करूं तो वो कैसा निकलता है? वो कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसे कुछ ड्रॉ होगा। तो अब मैं इन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ड्रॉ करूं ना इस कॉस्ट को, ये फंक्शन कुछ ऐसा करके बनेगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है वेट के कॉन्टेक्स्ट में ना? अच्छा, इसी तरह से इस वाली कॉस्ट को मैं ड्रॉ करूं किसके साथ? W2 के साथ, जो हमने यहां पे सीखा है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि W की वैल्यू क्या आएंगी? ये भी हमने देखा क्या आनी चाहिए? बड़ी रेंज के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, कोई बड़ा नंबर हम ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ना वैल्यू 0 से लेके 2200 तक है फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेन हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो मीन स्क्वायर एरर है। ठीक है, तो अगर मैं W2 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो वो कैसे होगा? ये मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि ये मेरा फंक्शन है, यानी कि जब मेरी कॉस्ट होगी, क्या कॉस्ट फंक्शन मेरा क्या होगा? J ऑफ WB, बल्कि W1 कामा W2 कामा B, उसके अंदर क्या होगा? 1/2। ठीक है, M समेशन I इज इक्वल टू 1 to M। ये मेरा fx पूरा फंक्शन, fx माइनस y का स्क्वायर, ये है कॉस्ट फंक्शन, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर ये fx क्या है? ये जो अभी हमने यहां पे लिखा हुआ है ये हमारा fx है। इनका एरर की बात कर, तो इस फंक्शन को अगर मैं ड्रा करूं, इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर जस्ट मैं कंसीडर करूं किसको? W2 को। कि W2 का इंपैक्ट देखूं जो आता है बेसिकली fx पे और अल्टीमेटली जो कॉस्ट पे आता है। ठीक है, यानी कि W2 की वेरिएशन करने से कॉस्ट पे क्या आता है, तो वो वाला फंक्शन अगर मैं ड्रा करूं तो वो इस तरह से करके बनेगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, ये मैंने आपको 2D व्यू दिखाया, यानी कि ये मेरा फंक्शन ऐसे करके जी बना 2D के अंदर में। लेकिन अगर हम इसे 3D के अंदर देखना चाहें, क्या मतलब, मैं अगर आपको ये दिखाना चाहूं, ये शायद आपने पहले देखा हो कि ये मेरा W1 है वेरिएबल, ये मेरा W2 है। ठीक है, तो इसको इस कॉस्ट फंक्शन को मुझे अब शो करके दिखाओ, तो विजुअलाइज करना जरा हमारे लिए मुश्किल होगा। 3D इमेज को ना विजुअलाइज करना जरा मुश्किल है। तो उसका एक आसान तरीकाकार है जिसके बारे में शायद आपने पहले पढ़ा, तो आप कंटूर मैप के साथ, कंटूर फिगर के साथ शो कर लें। क्या मतलब, आप ना जस्ट लाइक समझे ना, एक बाउल है, ये जो है बाउल है। ठीक है, एक्स और वाई को अगर मैं x2 और x1 और W1 और W2 के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट को देखूं ना, तो ये एक मेरे पास बाउल सी की शेप बन जाएगी। ठीक है, बाउल शेप ऐसे करके बनेगा एक फंक्शन।
तो उसको यहाँ रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। तो फिर क्या करें, आप इसी बाउल शेप को ना कंटूर मैप के साथ शुरू कर दें। ठीक है, आई एम अस्यूमिंग कि आपने ये चीज़ें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ, लीनियर रिग्रेशन के साथ देखी होंगी। नहीं भी तो मैं थोड़ा सा इसे ब्रीफली बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको स्टिल इसमें इशू आए तो मैं ना इस वीडियो के साथ एक और वीडियो लिंक कर दूंगा जिसके अंदर मैंने सारी ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो अच्छा, इस बाउल के ना आप क्या करें, कंटूर बना लें, इसके स्लाइस कर लें डिफरेंट। ठीक है, ये आपके पास बाउल है, इसके बॉटम पे एक स्लाइस काट लें, फिर उसके ऊपर एक स्लाइस काट लें। जैसे हमने एक प्याला है, उसके डिफरेंट स्लाइसेस मैंने काटने हैं और उनको ना प्याले को ऊपर से फिर व्यू करें, स्लाइसेस निकालें और रखें, उसको टॉप से व्यू करें, तो वो फिर प्याला कैसा नजर आएगा, वो बाउल कैसा नजर आएगा, वो कुछ, अगर मैं कहूँ ना एग्जैक्ट मेरे दोनों ही फंक्शन, दोनों कॉस्ट एक जैसी ही है, उनकी कर्व एक जैसी है, तो वो पता कैसे नजर आएगा, वो प्याला ऐसे करके, अगर आप उसे टॉप से देखेंगे ना सर्कल हो, तो वो तकरीबन ऐसा करके नजर आएगा आपको। ठीक है ना, जिसकी स्लाइस बाउल था उसकी स्लाइस ही आपने, ये सबसे टॉप वाली स्लाइस, ये दरमियान वाली स्लाइस, ये उससे नीचे वाली और ये बिल्कुल आखिरी वाली स्लाइस। ठीक है, मैंने टॉप व्यू कर रहा हूं, उस बाउल को टॉप से देख रहा हूं। अब मुझे आपने बताना है शाबाश, इस वाली लेयर के ऊपर कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी, इस वाले स्लाइस पे, ये स्लाइस ये यहां से बिलोंग करती है, यहां से बिलोंग करती है, क्या वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा। और इस पूरी स्लाइस के ऊपर कॉस्ट की वैल्यू क्या आएगी, सबसे ज्यादा। और मजे की बात, हर जगह सेम, ऐसे ही है ना, जहां मर्जी देख लें कॉस्ट की वैल्यू, टॉप है ना उसका, टॉप रिंग है तो वहां पे टॉप सेम वैल्यू है, जहां मर्जी देख लें। यानी कि ये मेरी, अब बेसिकली ये मेरा कॉस्ट फंक्शन को मैंने इस तरह से कर, रिलेशनशिप विद W1 और W2 ऐसे करके दिखा दिया। अगर W1 और W2 एक रेंज के अंदर है तो ये मेरा बनेगा कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ। ये J को शो कर रहा है और ये क्या शो कर रहा है, W1 और W2 की वेरिएशन को। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, हर स्लाइस एक जैसे कॉस्ट को शो कर रही है। सबसे कम वैल्यू कहां पे होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू कॉस्ट यहां पे होगी, सबसे कम कहां पे होगी, ये बॉटम पे, बिल्कुल उस बाउल के बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे सबसे कम कॉस्ट है। सही है, अच्छा जी, अब यहां पे सबसे ज्यादा, यहां पे सबसे कम, इसका मतलब है यहां पे इससे कम, यहां उससे कम, सबसे कम दरमियान में। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। अच्छा, ये वाला आइडियल केस मैंने आपको दिखाया है, वहां पे जहां पे W1 और W2 एक तरह वेरिएशन जिनकी थी, जबकि हमारे इस वाले केस के अंदर जहां हमारा एक फीचर की रेंज ऑफ वैल्यू बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू अदर वन, वहां ये बाउल ऐसा नहीं बनेगा। अब मैं इसी बाउल को अगर आपको कहूं अब इसका बाउल बना के दिखाएं मुझे, तो आप वो कैसे बनेगा, अगर आप इसको जरा देखिएगा बड़ी तवज्जो से प्लीज, ये कैसा नजर आएगा कि ये मेरा W1 है, जरा देखिए इसका स्लाइस अगर मैं शो करूं, देखिए ये तस्वीर कैसे बन जाएगी, ये तस्वीर कुछ ऐसे बनेगी। इसके W1 की वैल्यू क्या है, छोटी रेंज ऑफ वैल्यूज, W2 की क्या वैल्यू है, ज्यादा रेंज वाली वैल्यूज। ठीक है, जैसे मैं कहूं यहां से 0 से लेके 200 तक है, ये है 1 से लेके 0 से लेके 1 तक है वैल्यू। तो ये कैसे बनेगा, ये देखें जरा, ये एक स्क्यू सा कंटूर मैप हमारा बन गया, बिल्कुल सर्कल नहीं है। अच्छा, अब ये मेरा बेसिकली रिलेशनशिप है इन पैरामीटर का किसके साथ, इस कॉस्ट के साथ। ठीक है, अब बड़ी तवज्जो से देखिएगा, अब होगा क्या, अब लर्निंग कैसे चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्टार्ट पे ना W1 की वैल्यू कोई एक नंबर था, ये वाला। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये कहता हूं, मैं कहता हूं 0.1 था, और इसी तरह से ये W की भी कोई स्टार्टिंग वैल्यू थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये वैल्यू थी 50, यानी कि ये पैरामीटर के साथ हमने क्या कंप्यूट किया, कास्ट कंप्यूट की। तो कास्ट कहां करके आई, ये इस वाले नंबर पे आ गई, यानी कि ये मेरे दो ये वैल्यू थी, ये मेरा 0.1 और ये 50, तो कास्ट क्या आनी है, ये वाली वैल्यू, सबसे ज्यादा कास्ट यहां पे। फिर क्या हुआ, ट्रेनिंग हमने की, फॉरवर्ड पास ही बेसिकली होता है, क्या मतलब जी, क्या होता है, प्रिडिक्शन हुई, कॉस्ट कंप्यूट हुई जैसे अभी हुई है, उसकी बुनियाद पे क्या होना है, कॉस्ट कंप्यूट, वेट्स अपडेट होना है, W = W - DW,
यानी कि DW आपने कंप्यूट किया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W, W1 और W2 दोनों से करना भी है, जस्ट मैं W शो कर रहा हूँ, तो W से बाद W1 और W2 दोनों ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब वेट्स को जैसे ही आप अपडेट करेंगे, अब इसका मतलब क्या होगा, W1 की नई वैल्यू आएगी, W2 की कोई नई वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, उसको यूज करके आप प्रेडिक्शन करेंगे, फिर एक कॉस्ट की वैल्यू आएगी, आप दोबारा से आप वो जो कॉस्ट की वैल्यू आएगी आपकी, यानी अभी आपने जो भी W1 और W2 की वैल्यू रखी है, उसके बाद कॉस्ट की वैल्यू आपने कंप्यूट कर ली, तो अब आपने दोबारा से फिर क्या करना है, इस वेट्स को फिर अपडेट करना है, दोबारा से इस बात को प्रेडिक्शन की ना, प्रेडिक्शन के बाद क्या करना है आपने, कॉस्ट कंप्यूट की, उसके बाद क्या कंप्यूट किया, DW कंप्यूट करने के बाद क्या करना है आपने, वेट्स को अपडेट करना है, ठीक है। वेट्स को अपडेट करें, इसका मतलब क्या है, W1 की कोई वैल्यू नहीं आएगी, W2 की नई वैल्यू आएगी, ऐसे ही है ना। तो W1 की जो वैल्यू नहीं आएगी वो थोड़ी सी कोई चेंज होगी, क्योंकि 0 से 1 तक है ना इसकी रेंज, इसमें थोड़ा सा चेंज होना, फॉर एग्जांपल ये यहां से यहां पे आ गई। इसी तरह से W2 जो चेंज होगी वो कैसे होगी, कम के ज्यादा वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि वो रेंज ऑफ वैल्यू उसकी बड़ी है, तो हो सकता है वो यहां से ना 50 से यहां पे आ जाए, ठीक है, 50 से 100 पे आ जाए। तो अब मैं अगर इसकी कॉस्ट देखना चाहूँ ना, इस पे देखें जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा, मैं इस ग्राफ पे अगर इसकी कॉस्ट विजुअलाइज कराना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से करके, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ। अच्छा जी, दोबारा से फिर इस वाले वेट्स को यूज किया, हमने प्रेडिक्शन की, फिर कॉस्ट कंप्यूट की और फिर वेट्स अपडेट किए, सॉरी कॉस्ट कंप्यूट की और फिर ग्रेडियंट फाइंड किया। अब फिर ग्रेडियंट कोई नई वैल्यू आएगी, अब नई ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी, वो फिर क्या करेगी, इन वेट्स को अपडेट करेगी। अब दोबारा से क्या होगा, इस W की वैल्यू थोड़ी सी कोई चेंज होगी और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होगी, हो सकता है ये यहां पे करके आ जाए, ये यहां पे करके आ जाए, ठीक है। ये 200 वैल्यू है। अब मैं कहता हूं ये यहां पे है और दूसरी वैल्यू 200 पे है, तो अब ये वैल्यू आ गई। अब दोबारा से ये प्रोसेस किया हमने कि दोबारा से जी प्रेडिक्शन करें, कॉस्ट कंप्यूट करें, ग्रेडियंट कंप्यूट करें और वेट्स को अपडेट करें, तो दोबारा से क्या हुआ, ये बहुत थोड़ा सा अपडेट हुआ, हो सकता है ये आगे, हर दफा मैं इसको ना आगे मूव कर रहा हूं, हो सकता है पीछे भी मूव हो जाए, नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए, ठीक है। इट डिपेंड्स कि ग्रेडियंट की वैल्यू क्या क्या आती है। अब देखें जरा, ये वैल्यू हो सकता है बहुत थोड़ी आ जाए, छोटी आ जाए, ऐसा करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर एग्जाम्पल 200 से ना इसकी वैल्यू आ गई है 50 पे आ गई है, इस जगह पे दोबारा से ये 50 पे आ गया, एंड सो ऑन, ऐसा होता रहा। अब देखिए जरा, मैं जस्ट ये जो डॉट्स, ये जो पॉइंट से लगाए ना, अगर मैं इन्हें कनेक्ट करूँ ना, तो ये कुछ ऐसे मामला बन रहा है। ये शेप समझ आ रही है शाबाश आपको, ये क्या है, यानी कि ये जो रूट है ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंचने का, ये कैसा रूट है, ये एक जिगजैग वाला रूट है, ठीक है। यानी कि ये बहुत फ्लक्चुएशन वाला रूट है, ये कोई स्मूथ रूट नहीं। देखिए आइडियल तो ये था ना, यहां से मैं शुरू हूं तो एकदम से मैं यहां पे आ जाऊं, ऐसे ऐसे कोई रूट हो बड़ा स्मूथ सा, लेकिन यहां पे रूट जो हमने फॉलो किया वो कौन सा है, बड़ा सा जिगजैग, जिससे क्या नुकसान हो रहा है बता सकते हैं आप। देखिए एक रास्ता है, मैं यहां से यहां पे आ जाऊं ऑप्टिमल पॉइंट से, दूसरा मैं इस तरह से जिगजैग करते यहां पे आऊं। जी शाबाश, क्या क्या फर्क नजर आ रहा है जी, क्या नुकसान, जी शाबाश, कन्वर्जेंस का टाइम ज्यादा लगेगा, यहां ज्यादा टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू रीच ऑप्टिमल पॉइंट, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। अगर इतनी फ्लक्चुएशन ना हुई तो बहुत थोड़ी आइट्रेशन के बाद हमने यहां पे पहुंच जाना था, तो यहां नंबर ऑफ आइट्रेशन ज्यादा लगेंगे, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। कन्वर्जेंस होने के लिए काफी ज्यादा इसे टाइम लगेगा, क्योंकि असल वजह क्या, इस असल प्रॉब्लम क्या थी, जिगजैग प्रॉब्लम थी। ये जिगजैग प्रॉब्लम की वजह क्या बनी, हमारा ये जो फीचर का जो वेरिएशन थी ना, ये बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली W जो है, W1 और W2 के अंदर जो रेंज ऑफ वैल्यू का उसका बहुत फर्क आया, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, ये जिगजैग रास्ता बना, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली कन्वर्जेंस के लिए जो टाइम लगा ना वो बहुत ज्यादा लगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर सोल्यूशन क्या है कि हम ये स्मूथली जहां पे ना जल्दी कुछ ही नंबर ऑफ आइट्रेशन के बाद हम यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू पहुंचे, ठीक है। तो फिर क्या करें जी, क्या समझ आती है कि हमारा जी क्या होना चाहिए, W1 और W2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
एक जैसी होनी चाहिए। जब एक जैसी होंगी तो फिर क्या होगा, ये जो कंटूर मैप है ये कैसा बनेगा, ये बड़ा सर्कुलर सा बनेगा। इसका मतलब क्या, बड़ा, और ये सर्कुलर क्यों बनेगा कि दोनों की रेंज ऑफ वैल्यू एक जैसी होगी। ऐसा करने से क्या होगा, आप जल्दी से इस जगह पे पहुंच जाएंगे। अब बड़ी वजह से, अब इनकी वैल्यू एक जैसी कैसे होंगी, अगर इन दोनों की वैल्यू तकरीबन एक जैसी आप कर लें। यानी असल जो वजह बनी, असल जो प्रॉब्लम का पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, वो ये वाली रीजन थी कि इसको किसी तरह से सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीकाकार हैं, उनमें से जस्ट मैं एक तरीकाकार को डिस्कस करूंगा, बाकियों को मैं लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर ना। मैं और तरीकाकार भी डिस्कस किए हुए हैं उस वीडियो का, जिसका मैं रेफरेंस यहाँ पे दूंगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर है कि आपने इनपुट को नॉर्मलाइज करना है। अगर आप इनपुट को अपने फीचर को नॉर्मलाइज कर लेंगे ना, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो कैसे करना है मैं वो बताने लगा जी। तो सॉल्यूशन है कि आपने करना क्या है, नॉर्मलाइज करने के लिए इनपुट को नॉर्मलाइज करना है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब वो कैसे करना है, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ जी स्कोर। स्टैट का फार्मूला शायद आपको अंदाजा हो उसका यूज कर ले। क्या मतलब, अब आपका कोई भी फीचर x1 फॉर इंस्टेंस है, इसे नॉर्मलाइज कर लें। कैसे करके, x1 माइनस इसकी जो मीन है, x1 की जो मीन है, हर फीचर है ना, मतलब हमारे पास 10 ट्रेनिंग एग्जांपल है, इसका मतलब क्या है, 10 x1 हमारे पास फीचर है, तो 10 के 10 जो x1 फीचर है उनका क्या फाइंड कर लें, उनका मीन फाइंड कर लें, और उसको सब्ट्रैक्ट कर लें किसके अंदर से, एक्चुअल वैल्यू के साथ हर ट्रेनिंग की। ठीक है, यानी कि आप, और इसके बाद क्या करें, इसका क्या ले लें, स्क्वायर, और डिवाइड कर दें किसके साथ, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय, हाँ जी, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ ना, जिसे मैंने वेरिएंस का स्क्वायर करके लिख दिया, आप सिग्मा भले सिंपल लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा से बात क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वाला फार्मूला, इसे अगर आप यूज करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जेट जो कोई भी फीचर है वो नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से x2 को ऐसे आपने करना है नॉर्मलाइज, बिल्कुल ऐसे ही कि आप उस फीचर को आप मीन से सब्ट्रैक्ट करें, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसे स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका नया फीचर। अच्छा, यहाँ पे मैं जस्ट एक चीज़, यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए, जस्ट अ मिनट, मैं फार्मूला शायद ठीक नहीं लिख रहा। ठीक है जी, x1 का स्क्वायर, हाँ जी, x2 माइनस x, अभी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला है जी स्कोर का ना, इसे आपने यूज करना। ये मेरा फीचर नंबर 1, ठीक है, ये फीचर नंबर 2। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल अप्लाई करेंगे देन आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, अगेन यहाँ पे जो मीन है, मीन 1, ये कैसे कंप्यूट करेंगे हम, इसके लिए सम i इज इक्वल टू 1 to m, हाँ जी, x1 ऑफ i डिवाइडेड बाय 1 over m। और इसी तरह से मीन ऑफ x2 कैसे फाइंड करेंगे, x2 ऑफ i। अच्छा जी, और इसी तरह से सिग्मा 1 स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, वो कैसे होता है, लिखा ही है आपने, x1 माइनस, यानी कि हर फीचर को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करें और उसका स्क्वायर, और सारे के सारे फीचर के लिए ऐड कर दें, i इज इक्वल टू 1 to m। ठीक है, तो ये आपका
ये स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मुलेशन है तो जिसको आपने यूज करना है इन ऑर्डर टू फाइंड अभी एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जी, अब जरा मैं जस्ट इनपुट नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास ना, बड़ी तवज्जो सुनिएगा, मेरे पास दो ट्रेनिंग एग्जांपल हैं, जस्ट दो ट्रेनिंग एग्जांपल को हम ले लेते हैं। एक है ट्रेनिंग नंबर 1, उसका डाटा क्या है, दो फीचर की जस्ट हम बात करते हैं, x1 और x2 की। उसका डाटा है 2 और 3। इसी तरह से मेरे पास दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल है जिसका डाटा क्या है 4 और 1। ठीक है, अगर मैं इसे पिक्टोरिकली आपको दिखाना चाहूँ ना, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 फीचर है। इसको मैं प्लॉट करके दिखाना चाहूँ ना तो देखें जरा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, अभी जो मैंने एग्जांपल की वहाँ पे मैंने आपको दिखाया दो जो वेरिएबल थे ना, x1 उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन थी, x2 के अंदर कम थी। यहाँ जस्ट जो आके विजुलाइज करना अंदर आसान हो, मैंने वो फ़र्क को कम कर दिया। ठीक है, मतलब जस्ट एग्जांपल करीब नहीं है, लेकिन जस्ट वो अप्लाई कैसे करना है नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्ट, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने लगा हूँ। मीन नॉर्मलाइज करें तो होता क्या है डाटा के साथ। अभी जस्ट इस डाटा को प्लॉट करते हैं। हाँ जी, पहली ट्रेनिंग एग्जांपल ये कैसे आएगी, x2 और x3, ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट किस पॉइंट को शो कर रहा है, 2 और 3 को। सही है जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, 4, 1, क्या मतलब, ये पॉइंट क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये मेरी दो पॉइंट्स है। बड़ी तवज्जो से प्लीज, बड़ी अहम बात, ये है मेरा डाटा, 3D डाटा सेट मेरा ये है। मुझे क्या करना है, इसे नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, यूजिंग दिस जी स्कोर फॉर्मुलेशन। अच्छा, उससे पहले ना हम जस्ट देखें ये इस डाटा का आपस में फर्क कितना है, बड़ी तवज्जो से, क्योंकि ये आगे काम आनी है चीज, तो चाह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाए। ये पहली ट्रेनिंग एग्जांपल दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल से अगर मैं फर्क की बात करूं तो कितनी दूर है जी, हॉरिजॉन्टली 2 पॉइंट्स, ठीक है, और वर्टिकली भी 2 पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे ही है। चलिए अब इसका ना मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करें, शाबाश, बल्कि आप फॉर्मुलेशन सारी लिखी है, आप मीन फाइंड करें, मुझे बताएं मीन क्या है। मीन 1, म्यू 1 क्या है और म्यू 2 क्या है, फाइंड करें जरा जल्दी जल्दी, शाबाश। जी, फाइंड करें जरा, शाबाश। यहां ये समझ आ रही है ना आपको, ये फीचर मेरा x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है जी। 2.5 फिर देख लें जी। मैं इकट्ठा लिखने लगा हूं। क्या ना, यही आ रहा है जी, म्यू 1 इज 3, म्यू 2 इज इक्वल टू, मैंने जस्ट ऐड कर दिया, इकट्ठा ही ऐड कर दिया। ये मेरा म्यू 1 के कॉन्टेक्स्ट में एडिशन है और डिवाइड बाय 1 2, ये मेरा म्यू 2 के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, जस्ट मैंने इकट्ठा ही ऐड कर दिया, इकट्ठा ही दोनों का म्यू 1 और म्यू 2 फाइंड कर दिया। ये एग्री करेंगे आप इससे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सिग्मा 1 जी, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है उसे कंप्यूट करें जी, करें, शाबाश। जी, क्या वैल्यू आएगी,
इसके दोनों फीचर को ऐड करना ऐसे ही है, ये पहला पहला फीचर ऐड होगा ना, म्यू वन है ना, म्यू वन, ये म्यू वन है, पहले दोनों फीचर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस कैसे फाइंड करें, वेरी सिंपल जी। पहला फीचर को इस म्यू से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर स्क्वायर करना है, इसको मैं इसमें से 2 - 3 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, 4 - 3 का स्क्वायर, ये 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई? जी और सॉरी यहाँ पे 1/m आना है, सॉरी यहाँ पे 1/m भी आता है, ठीक है, 1/m। तो मैं इकट्ठा ही कर रहा हूँ दोनों को इकट्ठा जी। क्या आंसर आ गया? 1/2। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? 2 और 2, क्या आ गया बेसिकली? ये मेरे पास आ गया सिग्मा 1 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास सिग्मा 2 का स्क्वायर। हाँ जी, एग्री करते हैं? अच्छा जी, अब नया फीचर क्या होगा? नए फीचर क्या होंगे? ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये फाइंड करना है जी। हर ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए ये फाइंड करना नया। बताएं शाबाश, क्या होगा? x1 पहली ट्रेनिंग एग्जांपल का क्या हो जाएगा? ये नया, ये नॉर्मलाइज, ये क्या है? नॉर्मलाइज, यानी कि हर ट्रेनिंग एग्जांपल को आपने नॉर्मलाइज करना। जी शाबाश, क्या आएगी वैल्यू? करें जी, बताएं। क्या वैल्यू आए? जी x मेरे पास 2 है, देखें जरा पहली ट्रेनिंग एग्जांपल, माइनस μ1 क्या है? 3, इसका स्क्वायर लेना है और इसे मुझे डिवाइड करना है इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, जो क्या है? वेरिएंस के साथ, जो क्या है? 1, या मैं स्टैंडर्ड डिविएशन लिखूं तो वो सिग्मा, सिग्मा, ठीक है। ये वेरिएंस है ना, इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्या आ जाएगा? इसके इसी का स्क्वायर रूट ले लें, ये क्या आ जाएगा? सिग्मा। बेसिकली क्या आ गया? जो वेरिएंस है वो भी 1 आएगा। जस्ट टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ एवरी वन। हाँ जी, क्या आंसर आ गया? नया फीचर क्या आ गया? पहली ट्रेनिंग एग्जांपल का नया फीचर जी 1 आ गया, ठीक है। यानी कि दिस फीचर इज रिप्लेस विद इसकी नई नॉर्मलाइज फॉर्म, पहली ट्रेनिंग एग्जांपल का ये फीचर क्या आ गया जी? 1। अच्छा, इसी तरह से दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल का पहला फीचर वो क्या आएगा जी? वो क्या आ गया? दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल का वो क्या है? 4 माइनस जी, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, मीन 3, मैं पहले फीचर की भी बात कर रहा हूं, दूसरे की नहीं कर रहा। ये पहले फीचर की बात कर रहा हूं, इसको नॉर्मलाइज किया जी। ये वैल्यू क्या आ गई? 4 वैल्यू है ना एग्जिस्टिंग, 4 वैल्यू है एग्जिस्टिंग, उसमें से इसका मीन वो क्या है? वो 3 है, ये हमने 3 फाइंड किया है, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन वो 1 है, तो क्या नई वैल्यू आ गई? क्या आ गई? 1, ठीक है। तो नया फीचर हमारे पास क्या आ गया? 1, 1। हाँ जी, एग्री करते हैं?
अच्छा जी, इसके बाद यानी कि अब ये दोनों नई वैल्यू होगी 1 इस सॉरी 1 और 1। इसके बारे में बताएं जी, दूसरे फीचर के बारे में बताएं। दूसरे फीचर की वैल्यू क्या है जी? दूसरा फीचर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। और दूसरा वो भी 1 ही आ गया। ये मेरा ख्याल है कहीं जस्ट अ मिनट, सॉरी यार, यहाँ स्क्वायर तो इस वाली फॉर्मेशन के अंदर हम लिखा है स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं है यार। ये मैं कहूँ ये कहाँ से आ, ये स्क्वायर नहीं है प्लीज, ये ना मिस्टेक, यहाँ स्क्वायर नहीं है, फिर रेक्टिव के अंदर वैल्यू है, ठीक है। ये वाला स्क्वायर नहीं है। हाँ जी, क्या आंसर आ गया? ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी, -1 और ये 1, ठीक है जी। ये है 1 और ये है -1 और ये 1, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हाँ जी, ये 1 आ गया और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 - 2, ये क्या आ गया? -1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन गई? 1 और -1। अब मैं इन वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करूँ तो ये वैल्यू कैसे बनेगी? ठीक है, अगर मैं इसको शो करूँ तो ये वैल्यू कैसे बनेगी? यानी कि ये वेक्टर देखें ज़रा, ये हमारा पहला फीचर वेक्टर था, ये कहाँ पे आ गया? इस पॉइंट पे आ गया, -1 यहाँ पे है ना, ठीक है। -1 इस तरफ, x1 का ये फीचर है ना, -1 यहाँ पे और x1, यानी कि ये यहाँ पे आ गया। ये वेक्टर यहाँ से यहाँ पे आ गया। ये हमारी पहली ट्रेनिंग एग्जांपल। और दूसरा, हाँ जी, दूसरी वैल्यू क्या है जी? वो है 1 - 1, वो यहाँ पे आ गया। यानी कि अब हमारा डाटा इस तरह से बन गया। अच्छा, मजे की बात, यानी कि अब समझ आ रही बात कि हमारा डाटा जो है वो ओरिजिन के ज्यादा करीब आ गया, ठीक है। अब इसकी वेरिएशन ऑलमोस्ट सेम तरह की है, अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें या वर्टिकली देखें तकरीबन एक जैसे। और देखें इनका आपस में जो डिस्टेंस था ना, स्टिल वो सेम ही है जो पहले हमने कंप्यूट किया, कि ये 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टली इस तरफ इससे दूर है और वर्टिकली भी 2 पॉइंट ही दूर है। वो डाटा इसका मतलब वैसा ही, उनका आपस में फर्क उतना ही है। वो एग्जाम्पल एक दूसरे से उतनी ही डिफरेंट जितने स्टार्ट पे थी, लेकिन हुआ इसके साथ क्या है, ये नॉर्मलाइज हो गया। क्या हुआ है? बड़ी तवज्जो से मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। इस डाटा का जिसको आपने नॉर्मलाइज कर लिया है, इसका मीन 0 है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। ये असल बात जो मैं आपको बतानी थी। क्या मतलब? हमारा डाटा अब क्या है, देखें जरा, ये सारी कंप्यूटेशन आपने कर ली, ये सारी कंप्यूटेशन आपने कर ली। अब अगर ये करने के बाद अगर आप देखें कि ये जो डाटा मैं यहां पे आपको हाईलाइट कर रहा हूं, जो शो यहां पे कर रहा हूं, ये मेरी ट्रेनिंग एग्जांपल आप ऐसे करके हैं, ठीक है। ये मेरी ट्रेनिंग एग्जांपल है। ए का डाटा है माइनस, हाँ जी, ये है 1, -1, 1, माइनस या 1 और -1। और ये वाला डाटा क्या है? ये ट्रेनिंग एग्जांपल क्या है? -1 और 1। अब अगर ये डाटा जो है आपका हो गया, जिसे नॉर्मलाइज कर लिया, इसका मीन फाइंड करें। अब अगर इसका मीन फाइंड करेंगे ना, देखें जरा, ये वैल्यू इसके अंदर ऐड होगी, ये वैल्यू इसके अंदर ऐड होगी, क्या आंसर आ गया? 0, 0। मीन क्या हो गया? 0। और इसी का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें ना, वो क्या आएगा? वो 1 आएगा। कि इसको इसके मीन से सब्ट्रैक्ट करें, वो माइनस है, वो 0 है। -1 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या आ गया? 1। इसी तरह से यानी कि दोनों फीचर के लिए ऐसा ही होगा। यानी कि ये फॉर्मुलेशन जो अभी हमने अप्लाई की ना वेरिएंस फाइंड करने के लिए, वो अप्लाई करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? उसका वेरिएंस क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस बात को नहीं आपने भूलना कि जिस डाटा को आपने नॉर्मलाइज कर लिया बाय यूजिंग जी स्कोर, आफ्टर अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन, उसका मीन 0 होता है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है, ठीक है।
तो अब ऐसा करने, इस डाटा को अगर आप ट्रेन करेंगे ना, तो अब क्या होगा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट आएंगे, जो डब्ल्यूज आएंगे, वो क्या आएंगे, एक रेंज के अंदर आएंगे। ठीक है, इसकी देखें जरा, इस डाटा की तरह वेरिएशन देखें, तकरीबन एक जैसी ही तो है। इस डायमेंशन के अंदर देख लें या इस डायमेंशन के अंदर देख लें, तकरीबन एक जैसी ही है। इस डायमेंशन के अंदर इतनी वेरिएशन है, इस डायमेंशन के अंदर भी इतनी वेरिएशन, तकरीबन एक जैसी है। ठीक है, तो अब जरा हम बात करते हैं, ये बात थी जी इनपुट नॉर्मलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बात करने लगे हैं स्मॉल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करें नेटवर्क को, तो कैसे उसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है कि सॉरी इन जी जी सभी पे जितना मर्जी ट्रेड, आपका पूरा इमेज है उसमें अप्लाई करें। सॉरी, फार्मूला सेम। हाँ, ज़्यादा फीचर होंगे तो फिर क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगा, x3 माइनस म्यू 3 सिग्मा सिग्मा 3। नहीं, वो हम मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे ना, जस्ट लाइक वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे, एफिशिएंट कर दे। ये जानबूझ के ऐसे आप अलग-अलग आपको दिखाया। ठीक है, जैसे भी मैंने यहाँ पे जो मीन फाइंड किया था मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर किया था, बोला था करना ही नहीं। तो जस्ट फॉर्मुलेशन अप्लाई करेंगे, वो सारे के सारे फीचर मैं अभी इंशाल्लाह आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम कैसे इमेज को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। तो ये फॉर्मुलेशन मैं आपको इंशाल्लाह वहां पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा हम बात कर लेते हैं कि मेरा एक नेटवर्क है, उसको मैंने, ये बातें स्किप मैं करने लगा हूँ। देखें जरा, ये जीरो इनिशियलाइजेशन की बात हम कर चुके हैं, तो उसको मैंने दोहराने, इसलिए इसके बारे में मैंने जो रिकॉर्ड की थी, कुछ चीज़ें डिटेल से रिकॉर्ड की हुई हैं, वो आपसे शेयर की हैं, दोबारा मैं उसे शेयर कर दूँगा। ठीक है, अब हम बात करें स्मॉल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करूं। मेरा एक डीप न्यूरल नेटवर्क है जिसकी ज़्यादा लेयर्स हैं, और अगर मैं उसे छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज करूं तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, इस प्रॉब्लम को, जिसे मैंने कहा ग्रेडियंट जो है वो विनिशिंग ख़त्म हो जाते हैं, तो वो बात क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, ये मेरा एक नेटवर्क है। देखिए जी, ये मेरा नेटवर्क है, मैं आसान सा एक नेटवर्क बनाने लगा। ठीक है, जिसकी काफ़ी सारी लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल 10 लेयर बना ली मैंने। इसके दो फीचर्स हैं जिसे मैं इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, हर ट्रेनिंग एग्जांपल के दो फीचर हैं। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम भी हमने इस वाले नेटवर्क को बनाया। अच्छा जी, अब ज़रा ना इसके अंदर हम जो फंक्शन यूज़ करने, एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करने लगे हैं ना हर लेयर के अंदर, मैं कहता हूँ उसे आपने फॉर एग्जांपल tan h फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, अच्छा, आपने रेगुलराइजेशन को अप्लाई किया है, जिस वजह से जो डब्ल्यूज की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, किसी भी लेयर पे जो डब्ल्यू की वैल्यू में क्या आएंगी, छोटी आएंगी। जब मैं tan h को ड्रॉ करता हूँ ना, मतलब z आपने इनपुट की है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप a कंप्यूट करना चाह रहे हैं, कोई z वैल्यू आई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने a कंप्यूट करना है। तो चूंकि ये जो z फंक्शन है ये ऐसा होता है, tan h फंक्शन कुछ ऐसा होता है, यानी कि इस तरह से करके ठीक है। तो अगर मेरे पास देखें, ये है मेरे पास z इनपुट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली क्या है, एक्टिवेशन की वैल्यूज आई। यह tan h फंक्शन, शिफ्टेड वर्जन ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन।
ये बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा अब जरा देखें, अगर मैं कहता हूं z की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर z की वैल्यू मतलब w छोटा है, w कैसे, z कैसे कंप्यूट होता है? w इंटू एक्स प्लस बी, और b को भी फॉर द टाइम बीइंग ना, फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसे इग्नोर कर देता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये z जो है किस पे डिपेंडेंट हुआ? सिर्फ यानी दो चीजों पे, x और w। अगर w मेरा बहुत छोटा है तो इसका क्या मतलब है? x की वैल्यू, z की वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। इसका मतलब z इस रेंज, अगर z की वैल्यू मैं कहता हूं नेगेटिव पॉजिटिव ना, इस रेंज के अंदर आती है, छोटी रेंज के अंदर आती है। इसे कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं a कंप्यूट करना चाहूं तो वो कहां पे फॉल करेगा? मतलब ये वैल्यू है तो a की वैल्यू ये होगी, ये z की वैल्यू है तो a की वैल्यू ये होगी, ये z की वैल्यू है तो a। अगर z की वैल्यू नेगेटिव आती है तो a की वैल्यू ये है, ये है, ये है। अब ये जो रेंज है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये क्या है? ये फंक्शन क्या है? दिस इज लीनियर फंक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है z जो भी आप कंप्यूट करते हैं वो बराबर है किसके? a के, दोनों बराबर है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ये दो बातें मैंने की। अब तीसरी बात जिसकी वजह से बेसिकली रेगुलेशन ऑफ डबल ए छोटे रखने से क्या हुआ? एक्टिवेशन और z दोनों एक जैसी वैल्यू। अच्छा, तीसरी एक और अजम्पशन, ये जो x है ना, फॉर सिंप्लिसिटी x1 और x2 दोनों को मैं कहता हूं ये बराबर है किसके? 1 के। हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं ग्रेडियंट, वेनिशिंग ग्रेडियंट को ना, कि क्या मैंने w की वैल्यू अगर मैं छोटी रखता हूं और नेटवर्क मेरा बड़ा होता है तो क्या वाकई जो ग्रेडियंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं? इस बात को हम देखने जा रहे हैं। तो इस वजह से कुछ अजम्पशन मैंने ली है स्टार्ट पे, आप जरा देखिएगा आगे। देखिए जी, मैं इस नेटवर्क की ना, ये इसकी पहली लेयर है L1, ये दूसरी एंड सो ऑन आगे। मैं इसके पहली लेयर पे ना z वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, z1 कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, जो कि बेसिकली a1 के बराबर है। सही है, यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या आएगी वैल्यू जी? शाबाश। कैसे कंप्यूट होगी? w, अच्छा बड़ी तवज्जो से, मैं एक और चीज, w जो है ना, अभी हमने क्या कर रहे हैं w की वैल्यू, अभी पहली बात हम क्या करना चाह रहे हैं कि w जब बहुत छोटे हैं, स्मॉल वैल्यूज, तो w की स्मॉल वैल्यू में लगा, यहाँ मैं एक, ताकि हमारी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो तो मैं करने लग क्या लगाऊं कि कोई भी w है ना इसकी लेयर पे, उसे बहुत छोटा लेना है हमने, तो मैं कहता हूं उसको ना 1 से छोटा लेना चाह रहे हैं ना। यहाँ पे हर जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे हर जो w है मैट्रिक्स, उसका क्या साइज है बता सकते हैं आप? ये w, जी शाबाश, मुझे ये बताएं जी शाबाश जी, क्या है? w1 इस लेयर का, यानी कि ये वाला लेयर, इसका लेयर पे w की डायमेंशन, w1 की डायमेंशन बताएं। शाबाश, 2/2। देखे ना, ये फॉर्मेशन पड़ी थी n ऑफ 1 कामा n ऑफ 0, तो वो क्या है? 2,2। 2 नंबर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे हैं और इनपुट भी 2 न्यूरॉन की है, तो 2/2 की मैट्रिक्स है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब है इस 2/2 मैट्रिक्स के अंदर, इस 2/2 मैट्रिक्स के अंदर जो वेट्स होंगे वो क्या हों? ये भी याद आ रही है ना बात, यानी कि ये W1 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वेट्स क्या होंगे? यानी कि पहले इस वाले लिंक के रिलेटेड उसे हमने ट्रांसपोज करके लिखा था, मतलब क्या? W11 W12 ऑफ फर्स्ट लेयर, ये है 2D मैट्रिक्स। हाँ जी, W21 W22 ऑफ 1, ये हमारी मैट्रिक्स है 2/2 की, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा चूंकि ये मैट्रिक्स है 2/2 की, तो मैं मैट्रिक्स के साथ ही कंपैरिजन करता हूं। मैं कहता हूं एक हमारी मैट्रिक्स है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं ना, वो कैसी होती है? 1 0 0 और 1, 2/2 ही मैंने शो की है यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ इसकी एलिमेंट इससे छोटे हैं, इसका मतलब अगर आप छोटी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करते हैं, स्मॉल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है उसको हम देखने लगे। तो स्मॉल वैल्यू मैं रखने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से छोटी वैल्यू,
कंपैरिजन आसान हो तो वैल्यू देखे मैं क्या लेने लगा, छोटी वैल्यू 1 से छोटी, इससे वेट्स हैं पहली लेयर के। ठीक है, अब मैं कंप्यूटेशन करना चाह रहा हूं, ये वाली कंप्यूटेशन, क्या Z1 कैसे कंप्यूट करेंगे या A1 कैसे कंप्यूट करेंगे जी, कैसे होगा, W1 ऑफ X, जी शाबाश। X मेरे पास क्या है, X वेक्टर मेरा ये 2/1 का वेक्टर अगर है, ठीक है, ये है ना X मैं लिखना चाहूं ट्रेनिंग एग्जाम्पल के तौर पे तो ये 1 1, ठीक है, तो ये क्या है 0.5 0 0.5 जी, क्या आंसर आ गया, शाबाश। A1 क्या आ गया या Z1 क्या आ गया, बता सकते हैं? हाँ जी, क्या ख्याल है, बात समझ आ गई, कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर? चलें जी, सॉरी, जस्ट कैलकुलेशन आसान हो जाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जस्ट हमने ये शो किया यहाँ पे कि इससे छोटी वैल्यू है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। हाँ, मैंने ये यहाँ पे क्यों किया, मैंने ना कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया, ठीक है, ये हाँ ये ऐसी वैल्यू रखी है ताकि मुझे ना कंप्यूटेशन बड़ी आसान। अब ये देखिए मैंने ना इतनी बड़ा लेयर है, इसकी हर जगह पे एक्टिवेशन कंप्यूट करनी है, अगर मैं डिफरेंट वैल्यू कहूँगा कैलकुलेटर लेके बैठ जाऊंगा फिर मुझे कंप्यूट करनी पड़ेगी, तो वो मुझे ना करना पड़े, ठीक है, तो ये इसलिए मैंने ये वैल्यू रखी। अब जरा देखिएगा बड़ी तवज्जो से प्लीज, ये वैल्यू आ गई। अब दोबारा से मैं ये पहली लेयर पे, ये पहली लेयर की ना Z1 की वैल्यू या A1 की वैल्यू, ये क्या वैल्यू आ गई है 0.5 और ये वैल्यू क्या आ गई है 0.5। अगली लेयर पे जी A2 या Z2 क्या वैल्यू आएगी, शाबाश। वेट्स तो यही हैं, हर लेयर के जो वेट्स हैं उसको मैंने इसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी 0.5 जी, मल्टीप्लाई बाय शाबाश 0.5 यानी कि अब इसके लिए ये इनपुट है, तो यस कंप्यूट करना जी, क्या होगी आंसर 0.5 का स्क्वायर, वैल्यू जो पहले पिछली लेयर की एक्टिवेशन से उससे क्या हो गई, एक्टिवेशन आधी रह गई, ये क्या हो जाता है 0.25 आधी हो गई ना उससे, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.25 और यहाँ पे 0.25। नेक्स्ट अस्यूम समझ आ रही है क्या होता जा रहा है जी, यहाँ तीसरी लेयर पे ये क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है, 10th लेयर पे क्या हो जाएगा, 10th लेयर पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10। अगर मैं कहूं डीप न्यूरल नेटवर्क रेजनेट है फॉर इंस्टेंस, उसकी 100वीं लेयर पे बताएं मुझे ये तो मैंने 10 लेयर का बनाया फॉर इंस्टेंस, A10 बताएं, A100 बताएं जी, शाबाश 0.5 की पावर 100, 0.5 की पावर 100, तो एक्टिवेशन क्या आ गई, बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही छोटा नंबर। अब बड़ी तो ये फॉरवर्ड पास की बात कर रहा हूं, अब हमने करना है बैकवर्ड पास, तो बैकवर्ड पास के अंदर क्या है, ये मैं मिटा दूं, ठीक है, बैकवर्ड पास के अंदर क्या है, ये फॉरवर्ड पास के अंदर देख लिया कि एक्टिवेशन की वैल्यू जो है जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं तो होता क्या जा रहा है, देखें जरा एक्टिवेशन के साथ, अभी हमने फॉरवर्ड पास के साथ देखा कि फॉरवर्ड पास के साथ क्या हो रहा है 0.5 की, हाँ जी, पावर क्या L, 0.5 की पावर L, क्या मतलब एक्टिवेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ या नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ ए नेटवर्क, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ लेयर, जैसे जैसे लेयर बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जा रही है, किसकी, एक्टिवेशन की। अच्छा अब जरा देखें जरा दूसरा बैकवर्ड पास, ये फॉरवर्ड पास मैंने आपको दिखाया, यहां पे मैंने फॉरवर्ड पास को डिस्कस किया है। बैकवर्ड पास की फॉर्मेशन अगर कोई याद हो किसी भी लेयर के ऊपर, किसी भी लेयर, वो हमने देखा वो है 1/m dz ऑफ L मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी,
ए ऑफ L-1 का ट्रांसपोज से ड्राइव करके देखा था हमने। ये है आंसर। कोई भी ग्रेडियंट्स आप इस तरह से कंप्यूट करेंगे। अब देखें जरा, मैं जस्ट पुट करता हूं किसी भी लेयर पे ना, अगर मैं 10th लेयर की बात कर लूं फॉर इंस्टेंस, या 100 लेयर की मैं बात करूं, तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी? D100 इज इक्वल टू 1/m DZ ऑफ 100, हाँ जी, A ऑफ जी, A ऑफ 99, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, का ट्रांसपोज, जो कि अब A कर लें या Z कर लें, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां मैं वैल्यू पुट करूं जी, क्या है वैल्यू हमारे इस केस के अंदर जी? 0.5 का की पावर 99 और 0.5 की पावर 99 का ट्रांसपोज, ठीक है। ये वेक्टर है ना, इसकी लेंथ क्या है? जो z की वैल्यू है वही dz भी होती है, 2/1 है। ये हमारे पास वेक्टर क्या आया? 2/1। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर क्या आउटपुट आएगी? 2/2 की ना, यही चाह रहे हैं हम। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2/2। अच्छा जी, अब देखें जरा, ये क्या आ रही है? शाबाश, ये बताएं वैल्यू क्या आ रही है? dw की वैल्यू कैसे आएगी? इसका ये कोई भी नंबर हो, ये वैल्यू कैसी आएगी? बहुत ही छोटी सी। जिसका मतलब क्या है? ग्रेडियंट्स क्या हुए? जब ग्रेडियंट ही बहुत छोटे हैं, इसका क्या मतलब है? जरा देखें, अगर मैंने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को यूज किया, W इज इक्वल टू किसी भी लेयर के वेट्स को अपडेट करने के लिए माइनस अल्फा DWL, ये वैल्यू तो ना होने के बराबर है, तो वेट्स क्या अपडेट होने हैं? यानी अगर फर्स्ट किया ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसका मतलब है अगर वो वेट्स अपडेट भी होंगे तो कन्वर्ज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये बात समझ आई? ये बात समझ? अब मैं इसका बिल्कुल रिवर्स करना है, जो कुछ लिखा है ना उसी के अंदर मैं चेंज करने लगा। देखें जरा, ये केस हमने डिस्कस कर लिया कैसे ग्रेडियंट विनिश होते हैं। अब दूसरी बात, एक्सप्लोर, वैल्यू बड़ी लेनी है। बड़ी मैं क्या करता हूं? इससे बड़ी लेनी है, आई से बड़ी ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये मैं कर देता हूं 1.5, ये कर देता हूं 1.5, ये कर देता हूं 1.5, ये पढ़ता हूं। आंसर क्या आया जी? पहली लेयर पे जो एक्टिवेशन है वो क्या है? 1.5। दूसरे पे क्या आएगी जी? 2.25। 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। तीसरी पे क्या आएगा? 1.5 का क्यूब। और 100वीं लेयर पे क्या आएगा? 1.5 का की पावर 100। ले जरा कैलकुलेटर पे 1.5 की पावर 5 की पावर 100 जी, शाबाश, ठीक है जी। जी, एक 1.5 की पावर 100 जी, एक बड़ा नंबर है, ठीक है। एक बहुत बड़ा नंबर आया, हो सकता है वो मेमोरी के अंदर सेव भी ना हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। आपका वेरिएबल छोटा है, वो नंबर एक बहुत बड़ा है, तो लेकिन फर्ज किया वो सेव ही हो, इसका मतलब एक बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एक्टिवेशन है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू द लेयर, विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ लेयर या नंबर ऑफ लेयर, वो क्या कर रही है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। ये एक्टिवेशन की वैल्यू यहां 1 थी, यहां 2 थी, फिर नेक्स्ट 3 है, फिर 4 है, और अप टू 100 है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। ये मैंने किसी बात की है फॉरवर्ड पास के अंदर एक्टिवेशन की, बैकवर्ड पास के अंदर आ जाते हैं। यही फॉर्मुलेशन यहां पे क्या करना है?
ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका क्या मतलब है, ये जो ग्रेडियंट की वैल्यू आई, बड़ी तवज्जो से प्लीज, ग्रेडियंट की वैल्यू आई एक बहुत बड़ा नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसने इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो बजाय आप कन्वर्ज करें तो क्या होगा, आप डाइवर्ज कर जाएंगे। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। यहां पे जो ग्रेडियंट है बहुत बड़े आ गए। जब ग्रेडियंट ही बहुत बड़े आए हैं तो बजाय कि कन्वर्ज करें आप क्या करें, डाइवर्ज करें। विनिशिंग ग्रेडियंट के केस के अंदर बहुत टाइम लगेगा कन्वर्ज करने के लिए। बहुत बड़े ग्रेडियंट आए, एक्सप्लॉइडिंग के केस के अंदर एक्सप्लोड जब आप कर रहे हैं ग्रेडियंट्स को, तो आप बजाय कन्वर्ज करें डाइवर्ज कर जाए। ये दोनों प्रॉब्लम समझिए। तो सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन है, मैं अभी आपको पिक्टोरिकली दिखाता हूं। ठीक है, बस इस बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास के अंदर यहीं से इंशाल्लाह मैं शुरू करूंगा, लेकिन पिक्टोरिकली दिखाना बहुत जरूरी है, और अगली क्लास के अंदर भी स्टार्ट पे आकर मैं ये वाली चीज आपको दिखाऊंगा। तो हाँ जी, जरा इस वाली स्क्रीन की तरफ कर लें, मोबाइल को उतार लें मिले। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा अगर वो नेट चल रहा हो अभी तक, तो जरा बड़ी इंटरेस्टिंग प्लीज, ये ना लिंक जो मैंने आपसे शेयर किया है, स्टैनफोर्ड वालों का बड़ा हो ओपन, डीप लर्निंग एआई वालों का, एंड्रू एनजी का, पता नहीं दुआ करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन एनी हो, ये जरा देखिएगा इस वाली तस्वीर पे सारी चीजें जितनी डिस्कस करी है सारी यहाँ पे है। मैं यहाँ पे ना, ये एक नेटवर्क है हमारे पास, जिसको ना, ये हमारे पास डाटा सेट है, डिफरेंट डाटा सेट आपको नजर आ रहे हैं पॉजिटिव। जस्ट हमने क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है, बस एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री हमने लर्न करनी है। ठीक है, ये डाटा सेट हो गया, ये नेटवर्क हो गया, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपको इनिशियलाइज करने की। जीरो से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप, टू स्मॉल वैल्यू से, टू लार्ज वैल्यू से, और अप्रोप्रिएट वैल्यू से। ठीक है, तो ये अगर मैं करूं तो नेटवर्क कैसे काम करता है वो अभी आपको दिखाता हूं। और इस तरफ का आपको नजर आएगा वो जो कॉस्ट का रिलेशनशिप विद नंबर ऑफ इपॉक्स, के जैसे नंबर ऑफ आइटरेशंस बढ़ती हैं किस तरह से वो जो लॉस की कर्व आती है वो आपको यहाँ पे सिमुलेट होती नजर आएगी। और एट द सेम टाइम आपको वो जो डिसीजन बाउंड्री है जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल को में फर्क करेगी, वो आपको यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ होती नजर आएगी। ठीक है, तो बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने, सबसे पहले मैं पता क्या करने लगा हूं, जो अप्रोप्रिएट केस है ना, मैं उसी को डिस्कस करता हूं सबसे पहले, यानी कि जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया, जिसको शायद अगली क्लास के अंदर हमने देखना है इंशाल्लाह, यकीनन देखना है। तो आप देखें रहिए, मैं ट्रेनिंग शुरू करने लगा। ये सारी सेटिंग जो है उनको लेके चले, हाँ जी चलें शुरू हो गई। देखें जरा, लॉस कर्व नीचे आना शुरू हो गई है, और डिसीजन बाउंड्री देखें कैसे ये ग्रेडियंट, ये जो है एक्टिवेशंस लर्न होके फॉरवर्ड पास हो रहा है। इसकी वजाहत मजीद यहाँ पे लिखी हुई आप देख सकते हैं। वो देखें, विद द पैसिव टाइम लॉस जैसे जैसे कम होता जा रहा है, वो डिसीजन बाउंड्री जो है ना, वो हम अप्रोप्रिएट लर्न करते जा रहे हैं। वो देखें लॉस कैसे, समझ आ रही बात, यानी कि और नंबर ऑफ इपॉक्स तरह नोट कीजिएगा, तकरीबन ना वो कोई 250 के करीब जब था ना कोई, उस वक्त तकरीबन उसने लर्न करना शुरू कर दिया था, डिसीजन बाउंड्री अप्रोप्रिएट तकरीबन उसने लर्न कर ली थी। ठीक है, 250 इपॉक के बाद ही। अब जरा देखिएगा, ये समझ आ रही कोई सवाल इस हवाले से। अब मैं इसे चेंज करने लगा हूं, मैं ना जीरो से इनिशियलाइज करता हूं, पहले वाला केस, ये अप्रोप्रिएट जो अल्टीमेटली हम चाह रहे हैं, सारी बात समझ आ गई इसमें। अब मैं जीरो इनिशियलाइजेशन की बात करता हूं, ये जी जीरो सेट करता हूं ऑप्शन, और फिर मैं यहां दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करता हूं। जरा देखिएगा, करते रहे नोट, देखें क्या हो रहा है। जो ज़बानी हमने पढ़ा, यहां आपको विजुअली सिमुलेट करके हम दिखा रहे हैं। जीरो इनिशियलाइजेशन मतलब सिमेट्रिक प्रॉब्लम, मतलब कोई भी जो न्यूरॉन है वो, हर न्यूरॉन एक तरह की वैल्यू ही लर्न कर रहे हैं। तो हम तो चाह रहे हैं ना, जो एक लेयर के अंदर जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो डिफरेंट तरह के फंक्शन लर्न करें, तब भी हम इस काबिल होंगे कोई नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करें। अगर सभी न्यूरॉन सिमेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से एक तरह की वैल्यू लर्न करेंगे तो हम कोई नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न नहीं कर पाएंगे। तो देखें, जितनी मर्जी देर चलाते रहें कुछ भी लर्न नहीं हो रहा। ठीक है, जीरो इनिशियलाइजेशन की बात होगी। अच्छा जी, इसी तरह से अब जरा देखिएगा, मैं टू स्मॉल करता हूं। ठीक है, वो जैसे हमने
रैंडम नंबर लिया और उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या जैसे हमने यहाँ पे साबित कर दिया, ठीक है, छोटा एक नंबर ले लिया। तो आप देखें जैसे, और उसको उसके बारे में हमने बताया कि वो विंशिंग ग्रेडियंट की तरफ, कि ग्रेडियंट आपका बहुत छोटा आता है, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जरा वो देखिएगा ये वाला केस, ये देखिए ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई। हाँ कन्वर्ज करेगा लेकिन टाइम लेगा, तो छोटी छोटी वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि ये नेटवर्क, इसकी डेप्थ उतनी नहीं जितनी हमने यहाँ पे शो किया ना, इसकी कम डेप्थ है। इसका मतलब है विंशिंग वाली शायद प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज ना हो। जब डेप्थ बढ़ती है फिर होनी चाहिए या होगी। तो लेकिन देखें जरा वो अब, हाँ अब कोई 400 के बाद हाँ वो ना कन्वर्जेंस की तरफ मूव होना शुरू हुआ। ठीक है, ये बात समझ आई? अच्छा जी, अब आखिरी केस वो कौन से वाला, टू लार्ज का। ये कन्वर्ज होना ही नहीं, इसने डाइवर्ज होना है। और कैसे होना है जरा देखें, वो देखें डाटा सेट के ऊपर जो डिसीजन बाउंड्री बन रही है उस पर जरा फोकस करें। ठीक है, तो हम सही तरह से तरफ मूव ही नहीं कर रहे। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, आप जरा हाँ जी आगे मूव करें, चलें जी आगे। अगला अप्रोप्रिएट। अब जरा मैं आपको जो हमने सोल्यूशन डिस्कस करना है, अप्रोप्रिएट की बात जो यहाँ पे की है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ और उसका एक सिनेरियो दिखाता हूँ जिसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम कर लेंगे। कि अगर मैं ज़ीवियर इनिशियलाइजेशन, जिसके बारे में हमने कहा कि उस ज़ीवियर इनिशियलाइजेशन वाले मेथड को यूज़ करके हम अगर वेट्स को इनिशियलाइज करेंगे तो फिर क्या होगा, हम जल्दी कन्वर्ज कर जाएंगे, हम अप्रोप्रिएट जो डिसीजन बाउंड्री है उसे जल्दी से लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जरा मैं, और वो जब लर्न होगी, अभी जब मैंने आपको वो अप्रोप्रिएट केस दिखाया वही है तकरीबन, अब वो होगी तो इंटरमीडिएट लेयर जो हैं उन पे जो एक्टिवेशन नजर आएंगी आपको, जरा प्लीज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को जरा नोट कीजिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ये जो ऊपर नेटवर्क था ना, जरा बल्कि नीचे भी मैं दिखाता हूँ इसको, इस नेटवर्क की डिटेल मजीद भी। और इंपॉर्टेंटली आपने क्या देना है, जरा एक्टिवेशन को मुलाजा करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी आती है। ठीक है, तो ये अच्छा जी, सबसे पहले डाटा सेट लोड करें। मजे की बात है एमनेस डाटा सेट है, उसे लोड भी करना है। ठीक है, एमनेस वो तो आपको ऐसा ही कि डाटा सेट दिखाया था, यहाँ बाकायदा एमनेस डाटा सेट है जो कि यहाँ पे लोड हो रहा है जी, हो रहा है ना। हाँ जी, ये दोबारा से मैं, हाँ ये ज़रा दोबारा से करते हैं, ये तो जल्दी आ जाए लाइट, ये ना इसकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। यही था, स्ट्रेच करते हैं इस वाले पेज को। चलें, बहुत शुक्रिया। ये वाला नेटवर्क है, ठीक है, 10H एक्टिवेशन हमने यूज़ की है, 5 लेयर्स हैं इसकी, और इस नेटवर्क को मैं अब ट्रेन करने लगे हम बेसिकली एमनेस डाटा सेट पे। मतलब आखिरी लेयर ज़रा इंटरेस्टिंग देखें इसकी, सॉफ्ट मैक्स है, मतलब जिसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा भी। मैंने कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हम करना चाह रहे हैं। अब देखें जी, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, डाटा सेट लोड हो गया, अब मैं इसको ट्रेनिंग पे लगाना चाह रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। ये इंटरेस्टिंग बात, यानी कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। ये जो आपको दोबारा से इस साइड पे आउटपुट प्रेडिक्शन नज़र आ रही है ना, इसके अंदर आपको जो ब्लू मतलब क्या होगा कि करेक्टली क्लासीफाई कर रहे हैं कितने बॉक्सेस, मतलब 100 नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं एक बैच के अंदर, वो कितनी करेक्टली जो है ना वो प्रिडिक्ट हो रही है। तो जितने आपके ब्लू बॉक्सेस आएंगे इसका मतलब उतनी ज़्यादा करेक्शन है, जितने आपको यहाँ पर जो रेड बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है इतनी
मिसक्लासिफिकेशन हो रही हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जाएगी, जैसे आप देखें यहाँ बैचेस सेंड कर रहे हैं, एक ही पॉक हो गई है, अब दूसरी पॉक के लिए बैटरी खत्म हो गई सिस्टम की, तो इसकी वजह इंशाल्लाह यहीं से करूँगा। मैं ऑलरेडी ये लिंक आपसे शेयर कर दिया है, प्लीज़ आपने इस वाले लिंक को ज़रा एक्सप्लोर करके देखना है और ये डायग्राम पे ज़रा फोकस करना है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छी तरह समझ आएगी, इसी बुनियाद पे ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन की डेरिवेशन और बहुत आसान सी है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर बताऊँ, ठीक है। चलो।